बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में इस चैप्टर के जो सबसे कंफ्यूजिंग दो न्यूमेरिकल हैं उसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, हमारे पास है 3.6 जिसमें बताया जाता है कि हमारे पास दो मैसेज हैं और वो फ्रिक्शन लेस पुली में से गुजर रहे हैं, उसकी हमने टेंशन और एक्सीलरेशन फाइंड करने हैं। चलिए बिना टाइम ज़ाया किए हम इसको सबसे पहले डायग्राम को देखते हैं। डायग्राम में क्या बताया जा रहा है, मान लें, चले मैं इसको थोड़ा सा डायग्राम पे समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। मान लें एक हमारे पास मैस है, वो ये वाला है और इसको मैं कह देता हूँ M1 और ये हमारे पास है 52 kg और इसको मैं कह देता हूँ M2 और ये है हमारे पास 48 kg। ये दो मैसेज हैं हमारे पास और जो कि उसने बताया हुआ है कि अटैच टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, तो मतलब ये जो इसके एंड है, दोनों रस्सी के जो एंड है वो इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो यहाँ एक फ्रिक्शनलेस पुली में से ये गुजर रहे हैं और हमने इनका फाइंड क्या करना है, टेंशन आपको बता दूं कि ये जो इसके साथ रस्सी लगी हुई है ये कितनी सख्त है, इसमें तनाव कितना है, इसको बोलते हैं टेंशन। और एक्सीलेशन ये है कि जब ये वाला मैस जो है, जो भारी मैस है, ये नीचे की तरफ जाएगा तो उसी टाइम ये जो हल्का मैस है ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो इसमें एक एक्सीलरेशन पैदा होगा, मूवमेंट पैदा होगी, हमने वो बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि हमें इसने क्या क्या दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखा जाए तो इसमें एक मैस दिया हुआ है, वो क्या है हमारे पास 52 kg, तो गिवन डाटा में हमारे पास आ जाएगा 52 kg। और दूसरा हमारे पास आ गया 48 kg, तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं 48 kg। यहाँ पे अगेन देखें, लिखने को तो ऐसे भी लिखा जा सकता था कि मैस कितना है 52 kg और फिर मैस कितना है 48 kg, लेकिन एक को M1 कहा, एक को M2, ताकि जब हम कभी न्यूमेरिकल को आगे फर्दर सॉल्व करने के लिए फार्मूले का यूज़ करेंगे, फार्मूले इस्तेमाल करेंगे, तो वहाँ हमें पता कैसे चलेगा कि इस M की वैल्यू लिखनी है कि इस M की वैल्यू लिखनी है। इसलिए एक को कह दिया M1 और एक को कह दिया हमने M2। अब हमने यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे अब आपको पता है जब भी कोई चीज़ ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर मूव करती है तो उसके ऊपर ग्रेविटी लगती है, इसलिए हमने यहाँ पे जी की वैल्यू लिख दी। हालांकि अगर आप पूरी स्टेटमेंट में देखें तो कहीं भी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा कि उसने जी की कोई वैल्यू दी हुई है, लेकिन जब कोई बॉडी फ्रीली फॉली मूव करती है, ऊपर से नीचे मूव करे या नीचे से ऊपर मूव करे, तो वहाँ पे जी की वैल्यू हम लगाते हैं। इसलिए हमने जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखी है। और ये एमसीक्यूज भी है, ये आ जाता है। पिछली वीडियो में मैंने बहुत सारे इससे रिलेटेड एमसीक्यूज क्लियर किए थे। और साथ साथ मैं अगेन इसमें बता दूं कि आपको याद रखना है मैथ्स का यूनिट हमारे पास क्या होता है, केजी। फिर हमारे पास जो एक्सीलरेशन है उसका यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरह का यूनिट याद रखने, ये अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। अब यहाँ ये देखना है कि हमने फाइंड किसको करना है, तो टू फाइंड में हम लिखेंगे, एक हमें टेंशन फाइंड करना है और एक हमें एक्सीलरेशन फाइंड करना है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि टेंशन फाइंड करना है और एक्सीलरेशन फाइंड करना है। इतना लिखने से आपको 1 नंबर मिल जाएगा। पिछली वीडियो पे क्राइटेरिया क्या था मैं बहुत डिटेल से बता चुका हूँ। चलिए सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन की तरफ बढ़ें। तो सोल्यूशन में हमें सबसे पहले तो टेंशन का फार्मूला लगाना है। ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। आप अपनी बुक पे जाएं और वहाँ पे ये जो उसने डायग्राम दी हुई है वहाँ पे जाके देखें, जो दोनों बॉडी फ्रीली फॉली मूव कर रही हैं पुली में से, हॉरिजॉन्टल दोनों ही वर्टिकली मूव कर रही हैं। यहाँ पे इसने मेंशन किया होगा मूविंग वर्टिकली, वहाँ जाके देखें तो उसमें से आपको टेंशन का फार्मूला मिल जाएगा। तो टेंशन का फार्मूला वहाँ पे ये दिया हुआ है। अब सिर्फ इसमें हमने क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। टी हमारे पास ऐसे ही रहेगा और 2 की जगह हमने 2 पुट कर दिया। M1 था तो M1 की जगह पे हमने 52 पुट कर दिया। M2 है तो M2 की जगह हमने 48। और ये जो G है, G की जगह पे हमारे पास 10 था तो हमने यहाँ पे 10 पुट कर दिया। और नीचे हमारे पास M1 है, M1 की कितनी है 52, तो 52 पुट कर दिया। फिर हमारे पास नीचे क्या है, M2 है, तो M2 की जगह पे हमने 48 पुट कर दिया। यहाँ पे अगेन मैं आपको बता दूं, जब इसको ऊपर ये सारी स्टेटमेंट को आप सॉल्व करोगे तो आपके पास यहाँ पे आंसर आने वाला है 49920। जब आप इस सारे को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। नीचे जब आप 52 प्लस 48 करोगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 100। जब आप इसको मज़ीद सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 499.2, जो कि मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है। यहाँ मैं आपको क्लियर करके बता दूं ज़रा, ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये इसको सॉल्व करने के बाद ये आएगा।
अब अगला स्टेप जो है ये ज़रा समझने कि हमारे पास 499.2 आया है और हम आंसर इसका लिख रहे हैं 500 न्यूटन। क्यों? ये 9 था, 9 खुद ज़ीरो हो जाता है और कैरी इधर भेज देता है, तो ये हो गया 10, फिर ये खुद ज़ीरो हो गया और इसने कैरी आगे भेज दिया और ये हो गया 5। तो पॉइंट के बाद वाला हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि बहुत माइनर सी वैल्यू है, तो ये हमारे पास राउंड ऑफ हो के क्या बन जाता है 500। पिछली वीडियो में भी बता चुका था, अभी फिर थोड़ा सा बता देता हूँ। हमारे पास टेंशन हो, हमारे पास वेट हो, हमारे पास फोर्स हो, तो हम सब का यूनिट लगाते हैं न्यूटन। इस पे मैं बहुत डिटेल से बात कर चुका हूँ, अगर अभी भी किसी को कोई डाउट है तो वो पिछली वीडियो जाके देख सकता है। अब आपको पहले भी बताया हुआ है कि जब भी आंसर आएगा आपने उसको बॉक्स में बंद करना है ताकि हम इसको प्रोमिनेंट कर सकें। बोर्ड में आंसर का एक नंबर होता है। चलिए एक पार्ट तो हमने इसका सॉल्व कर लिया, अभी तक हमने टेंशन फाइंड की है। अब एक्सीलेशन, तो एक्सीलेशन के लिए भी आपको सबसे पहले एक्सीलेशन का फार्मूला लगाना है। तो एक्सीलेशन का फार्मूला हमारे पास ये रहा। उसके बाद हमने इसमें क्या करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। m1 की वैल्यू क्या है 52, तो m1 की जगह हम m1 की लिख देंगे। m2 की या 48, तो m2 की जगह हम 48 लिख देंगे। तो यहाँ सिर्फ मैंने वैल्यू पुट की है। g की वैल्यू हमने 10 लिख दी, फिर m1 था वो 52 प्लस m2 था तो वो 48। ये आपको फार्मूला जो है एक्सीलेशन का याद ही करना पड़ेगा। आप वहाँ पे जाइए, जो पुली वाला आपका क्वेश्चन है वहाँ जाके देखें एक्सीलेशन और टेंशन का फार्मूला उसने क्या दिया हुआ है। अब मज़ीद जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 52 में से माइनस करेंगे 48, तो हमारे पास बचेगा 4, और उसके बाद जो 10 है वो साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 40। तो यहाँ ऊपर हमारे पास आ जाएगा 40, जबकि नीचे अगर हम देखें तो हमारे पास 100 आ रहा है। 52 प्लस 48 तो हमारे पास 100 ये आ गया। जब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.4। और एक्सीलेशन का यूनिट मैं अगेन आपको बता दूं मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, जबकि मैं पिछली वीडियो में इसको बहुत डिटेल से बता चुका हूँ। अगेन जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूँ, आंसर का एक नंबर होता है, तो इसलिए इसको प्रोमिनेंट करना ज़रूरी होता है। तो हम इसको बंद करें। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं जिसमें हमारे पास 3.7 है। उसमें इस न्यूमेरिकल को बताने से पहले मैं आपको डायग्राम समझाना चाहूँगा। डायग्राम में क्या बताया जा रहा है, डायग्राम में एक M2 है और एक M1 है। जहाँ पे हमारे पास अगर देखें तो गिवन डाटा में एक 26 है और एक हमारे पास वैल्यू 24 है। तो गिवन डाटा में सबके जहन में आ रहा होगा जी, चलें हम एक को कह देते हैं M1 26 और एक को कह देते हैं 24। ये बात तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि हमारे पास यहाँ पहले दिया हुआ है 26 और हमें M1 26 को कहना चाहिए था, लेकिन हमने M1 24 को कहा। क्यों? अगर आप इस डायग्राम में देखें तो उसने M1 किसको कहा हुआ है, जो बॉडी वर्टिकली है, जो हैंग कर रही है, लटकी हुई है, उसको उसने M1 कहा। यहाँ हमें भी तो यही बताया जा रहा है कि जो वर्टिकली मूविंग डाउनवर्ड है वो 24 है, इसलिए मैंने 24 को M1 कहा। फिर अगेन इस बात को समझें, यहाँ जो बॉडी लटक रही है, यहाँ जो बॉडी लटक रही है वो M1 है। तो उसने कहा था M1 जो लटक रही है वो M1 है। तो यहाँ देखे 26 लटक रही है या 24, तो उसने बताया जो लटक रही है वो 24 है, इसलिए हमने 24 को कहा M1 और 26 को कहा M2। ये बात थोड़ा सा देख ले, क्योंकि अगर आप 24 को M2 कह देंगे तो फिर आगे जाके आपका आंसर गलत हो जाएगा। तरतीब इसी तरह रखनी है। बच्चे अक्सर क्या करते हैं, देखते हैं कि 26 पहले आया है तो उसको आप लिख देते हैं 26 M1 लिख देते हैं, और कहते हैं कि 24 बाद में आया तो उसको वो M2 कह देते हैं। फिर आगे जाके फार्मूले में मसला हो जाता है। इसलिए आपको थोड़ी सेंस समझनी है। उसने ये कहा हुआ है कि जो लटक रहा है वो M1 है। तो यहाँ पे देखें वर्टिकली डाउनवर्ड, तो जब आप डायग्राम में जाके देखते हैं तो वो M1 जो होता है वो लटक रहा होता है, इसलिए हमें जो भी बॉडी लटक रही थी उसको M1 कहना है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया। जब आप बुक में जाएंगे डायग्राम को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अब फिर यहाँ कन्फ्यूज़ आपको करेगा कि ये जी यहाँ क्या लेने आया। तो पिछली वीडियो में भी बताया था, पिछले न्यूमेरिकल में भी बताया था, पिछली वीडियोज़ में भी बताया था कि जब कुछ चीज़ लटक रही होती है, मूव कर रही होती है, फ्रीली वाली मूव कर रही होती है, तो उसके ऊपर ग्रेविटी लग रही होती है, जी लग रहा होता है। इसलिए यहाँ पे देखें, यहाँ तो हम कह सकते हैं चले कोई नहीं, यहाँ तो ये लटक नहीं रहा, ये तो टेबल के ऊपर पड़ा है, लेकिन ये तो नीचे की तरफ मूव कर रहा है ना। जब भी कोई चीज़ फ्रीली वाली मूव करती है तो उसके ऊपर ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन लगता है, इसलिए हमने यहाँ पे जी लगा दिया।
अब फिर इसको सॉल्व करते हैं। टू फाइंड के लिए हमने इसमें फाइंड क्या करना है, तो फाइंड करना है हमने इसमें टेंशन फाइंड करना है और एक्सीलेशन फाइंड करना है। तो टेंशन और एक्सीलेशन लिख लेते हैं। अगेन हम इसका फार्मूला देखते हैं। टेंशन का फार्मूला याद रहे, ये हम टेंशन का फार्मूला जो हमारे पास एक बॉडी टेबल के ऊपर पड़ी है और एक लटकी हुई है वो वाला लेंगे। पिछली वीडियो क्योंकि पिछले न्यूमेरिकल में देखा था कि दोनों की दोनों ही बॉडी लटकी हुई थी, वो अलग सीन था। इसमें हमने देखा कि एक बॉडी टेबल के ऊपर पड़ी है और एक बॉडी लटकी हुई है। इस केस में हम जाएंगे बुक में और इस डायग्राम को देखते हुए जो न्यूमेरिकल का फार्मूला बनता होगा वो हम लेंगे। इसमें हमारे पास m1 की वैल्यू दी हुई है 24, m2 की वैल्यू दी है 26। तो इसमें वैल्यू पुट कर दो। फिर g है तो g की वैल्यू 10 है, तो तीनों वैल्यू इसी तरह आप इसमें पुट कर देंगे। और नीचे हमारे पास m1 है प्लस m2, तो m1 और m2 की वैल्यू को प्लस कर दिया। इस सारे को जब आप सॉल्व करोगे तो ऊपर हमारे पास आ रहा है 6240 और नीचे हमारे पास जब 24 प्लस 26 करेंगे तो ये 50 आ जाएगा। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे 1245। तो इसको आप डिवाइड करोगे 124.8। अब ये हमारे पास आंसर आ गया है और इसको अगर आप राउंड ऑफ करोगे तो वो आ जाएगा 125। कैसे 125 आया, अगेन बता दूं, 124.8 था। तो अगली वैल्यू जब 5 या 5 से बड़ी होती है तो उसको राउंड ऑफ करने के लिए वो इधर कैरी पहुंचा देगा, तो ये इसको कैरी देगा। तो ये 4 जो है हम इसको 5 कर देंगे क्योंकि इस वैल्यू के अगली वैल्यू जो थी वो 5 या 5 से बड़ी है। देखिए फॉर एग्जांपल अगर 4 के आगे हमारे पास यहाँ पे 3 आ जाता तो हम इसे राउंड ऑफ ना करते, 2 आ जाता तो राउंड ऑफ ना करते, 1 आ जाता राउंड ऑफ ना करते, तो ये 6 आता, 7 आता, 8 आता, तो फिर हमें इसे राउंड ऑफ करना पड़ता था। क्योंकि यहाँ पे अभी 8 आया है तो 8 को ख़त्म करने के लिए हमने इस 4 को क्या बना दिया, 5। तो ये हमारे पास एक आंसर आ गया। लेकिन अभी हमारे पास टेंशन आई है सिर्फ, और हमने एक्सीलेशन अभी इसका फाइंड करना है। सेम वही प्रोसीजर, इसका फार्मूला लगाओगे। फार्मूला ये है, आपको उधर ही डायग्राम पे ये जो एक टेबल के ऊपर पड़ा है और मैच एक लटका हुआ है उस डायग्राम में जाना पड़ेगा, वहां से जाके देखना पड़ेगा फार्मूला क्या है और इसमें सिर्फ वैल्यू पुट कर देंगे। m1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 24, g की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10, इसमें वैल्यू पुट की और यहाँ पे m1 की 24 प्लस m2 की 26। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर आप जब न्यूमेरिकल शुरू किया था तो वहां पे आप सबसे पहले देखते ये पहली वैल्यू दिया 26, तो आप लिख देते m1 इक्वल 26 और m2 इक्वल 24 लिख देते इस तरह से। तो अब देखो आपका यहाँ पे आगे सारा न्यूमेरिकल गलत हो जाना था क्योंकि आपने तो m1 को 26 कहा हुआ था, तो यहाँ m1 ऊपर है तो ऊपर आ जाना था 26, तो आपका सारे का सारा आंसर गलत हो जाना था। इसलिए इस स्टेप को ज़रा ध्यान से कीजिएगा। ऊपर m1 है और m1 24 है, और 24 क्यों है, क्योंकि ये लटका हुआ था। मैं इसकी डिटेल आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पे देखें, इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 240 और नीचे दोनों को प्लस किया तो 50 आ गया। इसको मजीद सॉल्व करोगे कैलकुलेटर से तो हमारे पास आ जाएगा 4.8 और एक्सीलेशन का हमारे पास यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद इसको इस तरह ब्रैकेट में बंद कर देंगे। होप सो बच्चे आपको वीडियो की समझ आई है, दोनों न्यूमेरिकल की समझ आई है, क्योंकि इसमें कुछ फार्मूले और इस स्पेशली इस न्यूमेरिकल में ये कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 24 को पहले लिखना है या 26 को पहले लिखना है। तो बहुत डिटेल से बता दिया, नहीं समझ आई तो आप थोड़ा सा वीडियो को दोबारा देख लें। अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका आपको रिप्लाई कर दूंगा। होप सो आपको समझ आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।